अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको जाफ़र HAIS की टीम की तरफ से खुशामदीद कहना चाहूँगी आज के वेबिनार में। आप में से शायद बहुत सारे लोग अब तक मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं अपना तारुफ़ करा दूँ। मेरा नाम माहविश दानिश है। मैं जाफ़र HAIS टीम की प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। आज का हमारा ये वेबिनार मुनक्किद करने का बेसिक जो पर्पस है वो ये कि हमारी टीम की जो ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ हैं हम आपको उसकी तफसील से आगाही दें और इसके अलावा मज़ीद आलू की फसल से मुतालिक कुछ मालूमात फराहम करें। आज के जो हमारे वेबिनार का बेसिक एजेंडा है वो 5 पॉइंट्स पे मबनी है। इनकी मैं आपको एक ब्रीफ सी डिटेल शेयर कर दूं। सबसे पहले हमारी जाफ़र HAIS टीम की तरफ से हमारे ड्रिप के आलू के काश्तकारों को जो सर्विसेज फराहम की जा रही हैं हम उसकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सेकेंडली, हमने अपने प्लांटर में जो बेहतर तब्दीलियां की हैं हम उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। इसके साथ हम आपके साथ कुछ डूज एंड डोंट्स शेयर करेंगे जिन पे अमल करते हुए कुछ ऐसी बातें जिन पे आपने अमल करना है, कुछ ऐसी बातें जिनसे आपने गुरेज करना है और इन पर अमल करके आप आलू की फसल से बेहतरीन यील्ड हासिल कर सकेंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे आलू की फसल के लिए पानी और खाद के मतवाजन इस्तेमाल और इसकी अफादियत, इसकी अहमियत पर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे जिसमें हमारे एग्रोनॉमिक एक्सपर्ट्स के पैनल से आप लोग सवालात कर सकेंगे। जो हमारी पहले 4 पॉइंट्स हैं, जो हमारे मालूमात के 4 पॉइंट्स हैं, उनकी तफसीलात आपके साथ हमारे मैनेजर एग्रोनॉमी मिस्टर इरफान नवाज शेयर कर रहे होंगे और जो हमारा सवालात जवाबात का सेशन है उसको लीड कर रहे होंगे हमारे साथ मिस्टर मालिक शेख जो एज ए कंसल्टेंट हमारे साथ मुंसलिक हैं। हमसे सवालात करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आपके पास चैट बॉक्स दिख रहा होगा, आप इस विंडो पे क्लिक करके अपने सवालात टाइप कर सकते हैं। जब हम सवाल जवाब का सेशन करेंगे तो हम आपके सवालात को एक एक करके एड्रेस करेंगे। दूसरा तरीका, आपके पास एक रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करके अपना हैंड रेज कर सकते हैं और हम आपको बारी बारी अनम्यूट करके भी आपके सवालात ले सकेंगे। तो बगैर कोई और देर लगाए चलिए शुरू करते हैं और ऑल राइट, ओवर टू यू इरफान। थैंक यू वेरी मच माविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान नवाज है। मैं मैनेजर एग्रोनॉमिस्ट जाफर बहादुर के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। अगर हम आज की जो वेबिनार की जो तफसील है, जैसे माविश ने पहले बताया कि इसके अंदर हम मेनली जो डिस्कस करने जा रहे होंगे जो हमने प्लांटर के अंदर तब्दीलियां की हैं और सर्विसेज की डिटेल जिसमें तब्दीलियां हमने की प्लांटर के अंदर, और इसके साथ तीसरे नंबर के ऊपर भरपूर पैदावार लेने के लिए कौन से काम हमने करने हैं और कौन से कामों से हमने गुरेज करना है। और चौथे नंबर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे पानी और खादों को किस तरह से हमने अप्लाई करना है, उनकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम कमेंट्स लेंगे आप दोस्तों के, उसके और उनके जो आपके क्वेश्चन होंगे, सवाल होंगे, उनको जवाबात उनके देंगे। अगर हम थोड़ी सी डिटेल पीछे देखें तो लास्ट ईयर जो हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर जो आलू हमने लगाया को 1253 एकड़ के ऊपर हमारे आलू का रकबा था। और डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें देखें तो कसूर के अंदर 353 एकड़ थे, देपालपुर के अंदर 577 एकड़ थे, पाकपतन के अंदर 245 एकड़ थे और मुल्तान के अंदर 78 एकड़ थे। और इस साल ये हमारे जो 1200 एकड़ थे, इस साल कुछ 1400 के करीब जो है वो एकरेज होगी जो कि ड्रिप के ऊपर हम लगाने जा रहे हैं। तो जाफिर एग्रो सर्विसेज की तरफ से जो दी जाने वाली सर्विस हैं उनकी तफसील कुछ इस तरह से है। जो हम सर्विसेज दे रहे होंगे इसका मकसद क्या है कि जाफिर ब्रदर्स काश्तकारों की आसानी के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर आलू की काश्त के लिए प्लांटर्स और ट्रैक्टर जो है वो मुहैया कर रहा है, ताकि इसमें काश्तकारों को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर आलू की काश्त के अंदर कोई मुश्किल दरपेश ना आए, आसानी के साथ सारे
मराहल जो है वो तय पाएं। और इनकी जो शराइत शराइत होंगी कि हम क्या क्या चीजें जो है वो आपके करने वाली होंगी, कौन सी चीजें हमारे करने वाली होंगी, उनकी डिटेल इस तरह होगी कि आलू की बिजाई के लिए हम फी एकड़ 2500 रुपये बिजाई की कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है, जिसमें से 2200 रुपये जो लगाने वाली थर्ड पार्टी है, जो कि ठेकेदार होगा, जिसके ट्रैक्टर्स होंगे, ड्राइवर होगा, उसके साथ जो हेल्पर होगा, तो उनको हम देंगे। और इसमें जो 300 होंगे ऊपर 2500 में से जो 300 हम, ये हमारा एक हेल्पर होगा, टेक्नीशियन जिसको हम कह सकते हैं। वो टेक्नीशियन जो भी उसके अंदर एडजस्टमेंट होगी और काश के दौरान जो मसले मसाइल आएंगे उनकी मेंटेनेंस के लिए जो है वो 300 हमने मुकर्रर किए। तो ये 2500 रुपया फी एकड़ जो है वो जिम्मेदार से हम लेंगे। तो वो थर्ड पार्टी जो ठेकेदार होगा उसको हम उसके थ्रू जो है लगवाएंगे। तो उसकी जितनी भी उसके साथ जो बातचीत होगी, जो भी लेन देन का मसले मसाइल होंगे, वो हमारी टीम जो है वो कर रही होगी, ताकि जिम्मेदार हजरात को जो है इसके अंदर कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसमें प्लांटर की एडवांस बुकिंग के लिए हमने 5 तारीख मुकर्रर की है कि 5 तारीख तक हम सारे हमारे जिम्मेदार जितने हैं उनसे हम पेमेंट जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर बिजाई की जो प्लानिंग होगी वो प्लान कर लेंगे कि किस किस तारीख को कौन कौन सा जो हमारा जिम्मेदार हैं उनकी हम बिजाई कर रहे होंगे, और उनको प्लान जो है वो पहले से दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो आलू को लगाने की बताई गई तारीख से एक दिन पहले ही जमीन की तैयारी करना जो है ये जिम्मेदार हजरात का जो है जिम्मा होगा कि वो पहले से जमीन अपनी तैयार कर लेंगे, ताकि उसके अंदर जो प्लान दिया जाएगा उसके अंदर ताखीर ना हो। और जाफे ब्रदर की तरफ से ट्रैक्टर, प्लांटर और उसके साथ जो हेल्पर होगा वो दिया जाएगा। बीज और लेबर का बंदोबस्त जो है वो जिम्मेदार करेंगे। इस तरह बारिश या किसी कुदरती आफात की वजह से अगर प्लान के अंदर कोई कमी बेशी आती है, कोई रद्दोबदल होता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आइंदा की जो तारीख होगी वो बता दी जाएगी कि नेक्स्ट जो है वो कब आपके एरिया के ऊपर जो है वो बिजाई की जाएगी। जो इस वक्त हमने प्लांटर्स के अंदर तब्दीलियां की हैं, अगर उनकी हम तफसील देखें तो ये हमारे पास इस वक्त कोई 11 प्लांटर हैं। लास्ट ईयर भी इन्हीं प्लांटर के थ्रू हमने बिजाई करवाई, लेकिन उसके अंदर कुछ मसले मसाइल का भी सामना करना पड़ा कि जहाँ पे बिजाई हुई थी उसमें हर जगह के ऊपर जब भी जिम्मेदार के पास प्लांटर जाता था तो वो अपने ट्रैक्टर के मुताबिक उस प्लांटर को एडजस्ट करता था, और एडजस्टमेंट के अंदर कमोबेश 3 से 4 घंटे जो है वो ज़ाय हो जाते थे। और किसी जिम्मेदार के पास जो वो सही तरीके से एडजस्टमेंट भी नहीं हो पाती थी, उसके ट्रैक्टर जो है वो बड़े टायर के थे या एडजस्टमेंट जो है वो अगले टायर की करवानी पड़ती थी। तो इस वजह से कुछ की प्लांटिंग जो है जहाँ पे मसले मसाइल आए, बेड का साइज जो है वो जो हमने डिसाइड किया था उससे 2 या 3 इंच छोटा बना, और जिसकी वजह से दरमियान के अंदर जो लेटरल थी वो पूरी अपनी दरमियान में नहीं रही, एक साइड के ऊपर डिस्प्लेस हुई। तो पानी जो है एक लाइन को जो है वो बेहतर मिल रहा था, दूसरी लाइन को थोड़ा कम या ज्यादा मिल रहा था। तो उसकी वजह से उनकी जो आलू की प्रोडक्शन थी उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आए कि कुछ साइज जो है वो बड़े साइज के थे, कुछ छोटे साइज के भी रह गए। तो इन सारी जो हमने तब्दीलियां की हैं पिछले साल के जो मसले मसाइल थे उनको जो हमने एड्रेस किया है, इनके ऊपर तकरीबन हर प्लांटर के ऊपर कोई 1.25 लाख जो है वो खर्चा आया। तो ये 11 प्लांटर के ऊपर 14 लाख की खर्च की लागत के साथ हमने इनके अंदर जो है वो तब्दीलियां की है। एक और जो जब तब्दीलियों की आगे हम डिटेल में जाएंगे, एक जो बड़ी तब्दीली जो हमने की है, जो छोटे ट्रैक्टर इन प्लांटर्स को जो है वो खींचने के अंदर जो उनको दुश्वारी पेश आती थी, बहुत ज्यादा पावर जो वो लगती थी। तो इसके अंदर हमने क्या किया, जो उसके नीचे जो कुड़ था उस कुड़ को, हल को, मट्टी बाहर से अंदर की तरफ लाने के बजाय उसको हमने रीडिजाइन करवाया है, जो कि मट्टी को चीरता है और बाहर की तरफ लेके जाता है और खेली को बनाता है। तो ये इसके अंदर मेजर तब्दीली की गई, जिसके ऊपर जो है वो ट्रैक्टर के ऊपर पड़ने वाला बोझ जो है वो खत्म हो गया है। अगर इसकी हमने जो प्लांटर तब्दील करवाने के बाद जो इसके अंदर तब्दीलियां की हैं, उसके बाद जो हमने टेस्टिंग की, सबसे पहली टेस्टिंग हमारी 29 जुलाई को हुई, जो कि राव जलाल साहब के फार्म के ऊपर दीपालपुर में हमने की। और उसके अंदर जो कमी बेशी रह गई थी, 19-20 का जो फर्क रह गया था, वो फिर हमने दोबारा उसको हमारे जो वर्कशॉप के जो मैकेनिक थे, वो भी वर्कशॉप वाले भी वहाँ पे मौजूद थे, उनकी मौजूदगी के अंदर जो जो मसले मसाइल थे उनको बता दिए गए कि इन चीज़ों को आपने दोबारा से रीजस्ट करना। तो फिर फाइनल हमने जो टेस्टिंग की ये 12 अगस्त को की। इसके अंदर पेप्सिको की टीम जो है वो भी
वहाँ पे मौजूद थी, जिसमें डॉक्टर आतिफ साहब थे और अलीम साहब वहाँ पे मौजूद थे। तो ये हम सब ने मिलके जो है इसको दोबारा इसकी टेस्टिंग की और बिल्कुल सही तरीके से जैसे हम चाह रहे थे वैसे इसकी डिजाइनिंग हुई, और उसमें एक मसला रह गया था ग्रूव का, जिसको हमने बाद के अंदर जो है वो भी कवर कर दिया। इसके अंदर जो हमने बड़ी तब्दीली की है, सबसे पहले क्या होता था कि हम जिस वक्त प्लांटर्स के थ्रू आलू को गिराते थे या बिजाई करते थे, तो उसमें ट्यूबर टू ट्यूबर डिस्टेंस जो होता था, एक आलू से दूसरे आलू का दरमियान जो फासला था वो मेंटेन नहीं रहता था, किसी जगह के ऊपर कम हो जाता था, किसी जगह के ऊपर ज्यादा हो जाता था। और इसमें वजह क्या थी कि बेल्ट इसके ऊपर क्योंकि लगा हुआ था, तो वो बेल्ट स्लिप हो जाता था। अब इसके अंदर हमने गियर सिस्टम लगाया है राइट साइड के ऊपर, दाईं तरफ वाली तस्वीर के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक गरारियां दी हैं और चेन इसके ऊपर लगा दी है, ताकि इसके अंदर जो वो स्लिपिंग वाला मसला ही ना आए। और जिस वक्त हमने इसको टेस्ट किया तो आलू से आलू का फासला जो हमने रखा उस वक्त हमने 8 इंच का रखा था, तो वो बिल्कुल उसी 8 इंच के ऊपर जो वो ड्रॉप कर रहा था। तो ये मसला जो है वो कवर हो गया। और दूसरे नंबर के ऊपर लेटरल से जो दरमियान वाली जो ग्रूव है वहां से लेकर ट्यूबर का जो डिस्टेंस है वो हर जगह के ऊपर जो वो एग्जैक्ट 8 इंच आ रहा था। अब उसके अंदर इसको सही करने के लिए जो हमने तब्दीली की, वो ये प्लांटर के अंदर जो पीछे लगा हुआ जो उसका हल है, जो कोड है, उस कोड को हमने एक्सटेंड किया। पहले उसकी लेंथ कम थी, कम होने की वजह से जैसे ही आलू गिरता था तो पीछे से मट्टी आती थी, वो मट्टी जो है वो आलू को एक जगह से दूसरी जगह धकेल देती थी। जिस साइड के ऊपर मट्टी ज्यादा आती थी, दूसरी साइड के ऊपर 1 इंच या आधा इंच या 2 इंच साइड के ऊपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता था। तो इसकी लेंथ बढ़ाने की वजह से वो एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर जहाँ पे हम चाह रहे हैं 8 इंच के ऊपर लगाना चाह रहे हैं या 7 इंच के ऊपर लगाना चाह रहे हैं या 9 इंच के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, उसी उसी लेंथ के ऊपर उसी पोजीशन के ऊपर जो वो आलू गिरता है। तो इसके अंदर ये जो मसला था इसको हमने कवर किया। लेफ्ट साइड के ऊपर अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड के ऊपर ये इसके ऊपर जो फट्टा लगा हुआ था पहले, वो तो फट्टे को लगाने के अंदर एक साइड उसकी ठीक करते थे तो दूसरी साइड को जो है वो उठ जाती थी। उसमें बेड की जो ऊपर जो सतह होती थी वो हमवार नहीं रहती थी, एक साइड के ऊपर जो है वो ऊंची होती थी, दूसरी साइड उसकी कम नीची हो जाती थी। तो इसमें हमने जो पीछे बेड के ऊपर जो फट्टा जो लगाया है ताकि उसकी जो सतह है वो बिल्कुल हमवार है, ये हमने फिक्स किया और ये एडजस्टेबल है। इसको जहाँ पे जैसे जमीन तैयार हुई हुई है उसके मुताबिक इसको ऊपर या नीचे हम कर सकते हैं, और इससे बिल्कुल लेवल के अंदर जो वो बेड बनता है, बड़ी बेड के अंदर सफाई आती है। और ग्रूव जो हमने बनाने का जो इसके अंदर निशान रखा है वो सिर्फ सेंटर वाला जो बेड होगा उसी के अंदर हमारी आएगी। और जिस वक्त पिछली प्लांटर जो पुराने प्लांटर थे उनकी उनमें क्या होता था कि जिस वक्त एक तरफ बना के गया खेली, जब वापसी के ऊपर आता था तो वापसी के ऊपर उसके अंदर जो ग्रूव के निशानात बाहर वाले परों के अंदर भी थे, तो वो अगर थोड़ा सा भी 1 या 2 इंच का डिस्टेंस आता था, डिफरेंस आता था, तो वो नई जो है वो ग्रूव बना देता था। उसकी वजह से, क्योंकि बीज तो आलू तो पहले से गिरा हुआ है, ग्रूव अगर नहीं बनेगी तो वो एक साइड के ऊपर अगर बनेगी तो जिस साइड के ऊपर डिस्प्लेस हुई है, जिस साइड पे गई है वहां पे आलू करीब हो जाता था, दूसरी साइड पे आलू जो है वो दूर हो जाता था। इस वजह से जर्मिनेशन के अंदर भी थोड़ा सा मसाइल आते थे, और आलू के साइज के अंदर भी मसाइल का सामना करना पड़ता था। अब इसके अंदर सिर्फ जाते हुए निशान जो है वो देगा, वापसी के ऊपर जो है वो उस बेड के ऊपर निशान जो पहले से लगा हुआ वही निशान जो है वो सेंटर के अंदर जो वो होगा, वही बेसिक जो है वो पॉइंट हमें समझा जाएगा। और इसमें लेटरल से दोनों तरफ लाइनों का जो कतारों का फासला होगा वो बराबर होगा। और फिर हमने इस दफा जब बेड बना लिए तो बेड बनाने के बाद फिर हमने डिगर भी उसके ऊपर जो है वो चला के देखा, ताकि इसके अंदर कोई डिगिंग के हवाले से पुटाई के ऊपर जो है वो किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अंदर जो हम लास्ट ईयर भी हमने किया कि कुछ प्लांटर्स कुछ जो डिगर थे, जिम्मेदारों ने जो है वो अपने रोलर जो है वो एक ही रोलर जो है वो बनवाया, क्योंकि फ्लड के ऊपर जाते हुए 2 लाइनों को लेके जाता है डिगर, और ड्रिप के अंदर क्योंकि एक ही बेड लेके जाता है तो एक बेड के ऊपर दोनों लाइनें होती हैं, तो इसलिए हमने दरमियान में जो सर्कल के अंदर जो रोलर नजर आ रहा है यहाँ पे, जो ड्रमी ढोलकी जिसको हम कहते हैं, इसको हमने एक ही रखा। तो फ्लड के ऊपर अगर हम एक रखेंगे दरमियान वाली, क्योंकि जब दोनों साइडों के ऊपर जो किनारे हैं, सेंटर में जो किनारे आते हैं इसके, ये बिल्कुल पोटैटो वाली जो लाइन होती है उसके ऊपर आते हैं तो उनको डैमेज करते हैं। एक ही अगर हमारी पूरी ढोलकी होगी, एक ही रोलर होगा, तो उससे जो दरमियान वाली लाइनें हैं वो मुतासर नहीं होगी। तो पिछले साल हमने बनवाए भी थे
और कुछ जिम्मेदारों ने इस्तेमाल भी किए थे, तो उनको पटाई के अंदर जो मसलों मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा था। तो ये भी हमने सजेशन रखी है कि इस मरतबा एक ही रोलर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा और ट्रैक्टर के टायर जो है वो पहले से एडजस्ट कर लिए जाएंगे। जिस ठेकेदार से हमने बात की है तो वो सारे जो है वो अपने एक तो टायर जो है वो छोटे जो है वो लगाएंगे और इनको एडजस्ट कर लेंगे एक ही पोजीशन के ऊपर। प्लांटर डिगर हर चीज एडजस्टेड होगी ताकि मसाइल का सामना जो है वो ना करना पड़े। अब भरपूर पैदावार लेने के लिए जो हमने पिछले 3 सालों का एक्सट्रैक्ट जो हमने निकाला है कि कौन से काम करने वाले हैं कौन से काम नहीं करने वाले, तो उन सब को हमने अलग अलग किया है। तो ये उनकी तफसील है कि कौन से काम हमने करने हैं भरपूर पैदावार लेने के लिए और कौन किन कामों से हमने इज्तनाब करना है। तो इसमें सबसे पहला जो हमने यार्ड स्टिक रखी है, पहला जो मैया रखा है वो ये कि प्लांटर्स को फील्ड के अंदर भेजने से पहले टेस्ट करना जो है उनको बहुत जरूरी है। पिछले साल कुछ प्लांटर टेस्ट हुए थे, कुछ जो है फील्ड के अंदर जाके ही जब टेस्ट हुए तो वहां पे जाके मसाइल का सामना पेश करना पड़ा। दूसरा पॉइंट ये है कि जमीन को अगर पिछले सीजन के अंदर जमीन खाली रही है तो उसको रौनी करना जो है वो लाजमी होगा ताकि हमारा उगाव जो है वो यकसा आए, उसके अंदर किसी किस्म का नागा ना आए। तीसरे नंबर का जो तीसरा जो पॉइंट है वो जमीन को अच्छी तरह मुनासिब वतर हालत में तैयार करना है ताकि बेड्स जो है वो अच्छे बने, उन कम्पैक्ट बने, उनकी पुख्तगी जो है वो कायम रहे ताकि इस जर्मिनेशन का जो है वो मसला ना सामना करना पड़े। चौथा पॉइंट, आलू काश्त करने से 20 दिन पहले हमने सिस्टम को चलाकर उसको फिल्टर्स, प्रेशर गेज, वाटर मीटर, लेटरल्स, इन सारी चीजों को अच्छी तरह चेक कर लेना है ताकि जिस वक्त हमारी आलू की बिजाई हो जाए उस वक्त कोई ऐसा कोई चीज सामने ना फेस करनी पड़े कि इस वक्त ये चीज जो है वो खराब है, पानी जो है वो नहीं लग सकता, जिसकी वजह से जर्मिनेशन के ऊपर जो वो ताखीर होती है और नागे आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमने अपनी टीम जो है वो असाइन कर दी है। वो टीम सारे सिस्टम्स को चेक करेगी, सारे सिस्टम चेक करने के बाद जो जो चीजें उसके अंदर ठीक करने वाली हैं वो ठीक करने के बाद जो है फिर बिजाई के ऊपर जो हम स्टार्ट बिजाई शुरू करेंगे। पांचवा पॉइंट है कि जमीन की तैयारी के दौरान 5 से 7 फाले वाला जो चीजल है उसको दोहरा चलाएंगे, डिस्कें जो है 2 दफा चलाएंगे ताकि 12 इंच तक जमीन की तैयारी हो। क्योंकि जो ट्यूबर होते हैं आलू की जो स्टोलान्स होते हैं जहाँ पे जाके आलू लगता है जिन जड़ों के ऊपर, तो वो बिल्कुल नरम और भुरभुरी जमीन के अंदर जो वो सही तरीके से नीचे जाती हैं। तो 12 इंच की तह के अंदर जब हमारी जमीन अच्छी तरह तैयार हुई होगी तो वहां पे उन आलू को साइज गेन करने के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और नीचे जड़ों को नीचे जाने के अंदर, खुराक हासिल करने के अंदर भी मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए जमीन की तैयारी हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। छठा पॉइंट है कि जमीन की तैयारी में रूटावेटर को 2 बार लाजमी चलाना है ताकि उसके अंदर जो ढेले हैं, जो बड़े रोड़े हैं वो खत्म हो जाएं, जमीन अच्छी बिल्कुल तैयार हो, बेड उसका जो है वो बिल्कुल बेहतरीन उसकी जो है वो फिनिशिंग आए। सातवां जो पॉइंट है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है कि जमीन की तैयारी के वक्त अगर हमने डीएपी, एक बोरी डीएपी, आम डीएपी अगर हमने यूज कर रहे हैं तो एक बोरी डीएपी जमीन के अंदर हम डालेंगे और एक बोरी एसओपी जो 50 kg वाली है या चीता एसओपी है जैसे, तो इसको जमीन के अंदर तैयारी के अंदर हम डालेंगे और बाकी जो खाद होगी उसको फर्टिगेशन के थ्रू देंगे। अगर हम न्यूट्राफुल खादें इस्तेमाल करेंगे तो फिर 3 बोरियां डीएपी न्यूट्राफुल वो जमीन की तैयारी के अंदर ही हम डाल देंगे, बाकी एसओपी और सोलो पोटाश वो फर्टिगेशन के थ्रू हम देंगे। और इस दफा हमने फैसला किया है कि 3 बोरी हम डीएपी इसके अंदर डाल देंगे और पीछे डिटेल नीचे आएगी कि कितनी नाइट्रोजन, कितनी फास्फोरस, कितनी पोटाश हम डालेंगे और फर्टिगेशन के अंदर हम बाकी खादें देंगे। 1 बोरी डीएपी और एक चीता एसओपी जो है वो जमीन की तैयारी के अंदर डालेंगे हम। सारी खाद ना तो हम जमीन की तैयारी में डालेंगे और ना ही सारी खाद फर्टिगेशन के थ्रू देंगे। सिर्फ 25% खादों का, जितनी खाद हमारी है उसका 25% हम, तकरीबन 25% जमीन की तैयारी में देंगे, बाकी फर्टिगेशन के थ्रू देंगे। आलू की काश्त या ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे, जो हमने फाइनल कर ली है उसके मुताबिक हमने करनी है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं करना। और आलू काश्त की काश्त प्लाट के दरमियान से हम शुरू करेंगे ताकि ट्रैक्टर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो घूमे। जिस वक्त हम एक साइड से शुरू करते हैं तो वहां से ट्रैक्टर
एक साइड से जाता है फिर वापसी के ऊपर दूसरी साइड से आता है, तो होता क्या है कि जो साइड जा रही होती है उसकी लिंक हमने एडजस्ट की होती है वापसी के ऊपर, या तो फिर हमें फिर दोबारा लिंक एडजस्ट करनी पड़ेगी, या फिर उसी तरह वैसे चला के आते हैं तो बैट की एक साइड ऊपर हो जाती है और एक साइड नीचे हो जाती है। तो इसलिए फील्ड के दरमियान से हम स्टार्ट करेंगे और फिर बाहर की तरफ जो है वो आते जाएंगे। इस तरह जो बैट की सतह होती है वो बिल्कुल हमवार रहती है, उसके अंदर किसी किस्म की ऊंच नीच है वो नहीं आती। 10वें नंबर का जो पॉइंट है कि हमने इस दफा 36 इंच का बैट जो है वो हमने फाइनल किया है कि 36 इंच के बैट के ऊपर हम बिजाई कर रहे होंगे, और ताकि बीज को जो जो आलू है उसको फैलने के लिए, फूलने के लिए, ट्यूबर बनाने के लिए जो वो अच्छी बेहतर जगह जो है, ज्यादा जगह स्पेस मिले और बेहतर पैदावार जो हम ले सकें। इस वक्त हम 3 फुट का हमारा बेड होगा 36 इंच का, और जो फर्रो होगी दरमियान वाली जो खेली वो हमारी 18 इंच की होगी। लेटरल से हम दोनों साइडों के ऊपर हमारी 9 इंच के फासले, 8 या 9 इंच, तो इसके दरमियान में हम आलू को गिरा रहे होंगे। एक आलू से दूसरे आलू का जो फासला होगा वो 7 से 8 इंच होगा, और जमीन के अंदर जो आलू की गहराई होगी वो 5 से 6 इंच होगी। ये हमने फासला जो इस दफा जो है वो फाइनल किया है। 11वें नंबर का जो पॉइंट है कि लेटरल से लेटरल का फासला हमारा 4.5 फुट है, और कुछ प्लाट हमने इस दफा तजर्बाती तौर पे पिछले साल भी हमने लगाए थे, बड़ी अच्छी उसकी पैदावार आई, लेकिन सबसे जो बड़ा मसला हमें पेश कर आया कि डिगर उस 4 फुट के हिसाब से हमारे पास मौजूद नहीं था। तो एक खेली जो है वो जिम्मेदार निकालता था, डिगिंग करते थे तो लेबर उसको साइड पे कर लेती थी, फिर अगली खेली जो है उसकी हार्वेस्टिंग होती थी, डिगिंग होती थी। तो इस दफा हमने एक प्लांटर और एक डिगर जो है वो बनवा लिया जो 4 फुट के हिसाब से होगा। और इसको तजर्बाती प्लाट्स के ऊपर हम कुछ कसूर के अंदर होंगे, कुछ दीपालपुर के अंदर, कुछ पाकपतन के अंदर, कुछ मुल्तान के अंदर, तो हम इन तजर्बाती प्लाट जो है वो लगाएंगे। आलू की अच्छी ग्रोथ के लिए पौधे से पौधे का फासला हमने 7 से 8 इंच फाइनल किया है। कतार से कतार का फासला हमने 18 इंच रखा है ताकि हर पौधे को फैलने फूलने के लिए मुनासिब जगह जो है वो मिले। इसी तरह आलू की गहराई हमने 5 से 6 इंच फाइनल की है ताकि पिछेता उगाव और आलू के सब्ज होने से जो है, जो ग्रीनिंग जिसको हम कहते हैं, उससे बचा जाए। क्योंकि जिस वक्त हम आलू को 6 इंच से नीचे लेके जाते हैं तो एक तो उसका उगाव मुतासर होता है और नंबर ऑफ ट्यूबर्स जो नीचे उसके आलू की तादाद है वो कम हो जाती है। इसी तरह अगर हम इसको ऊपर लेके आते हैं 4 इंच के ऊपर, 4 इंच से ऊपर आते हैं तो फिर इसके अंदर ग्रीनिंग का मसला आता है। तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए ये पीछे 3 साल जो हमने ये सारी चीजें नोट की हैं, तो इसके अंदर फिर फाइनल जो ज्योमेट्री के ऊपर हम पहुंचे कि 5 से 6 इंच ऐसी डेप्थ है, ऐसी गहराई है जहां जहां पे हमें बेहतर नतीजे वो मिलते हैं। 15 पॉइंट हमारा ये कि लेटरल को आलू की दोनों लाइनों के दरमियान के अंदर जो है, ग्रूव के अंदर जो हमारी नाली होगी उसके अंदर रखेंगे ताकि पौधों को बराबर खाद और पानी दोनों तरफ जो है वो मिले। पिछले साल कुछ जगह के ऊपर मसला था जहाँ पे प्लांटिंग में एक लाइन जो है वो लेटरल के करीब नजर आ रही थी, कुछ एक लाइन जो है वो दूर थी, तो उसमें साइज का भी फिर डिफरेंस आया। तो इस दफा जो हमने चेंजिंग की है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो लेटरल से दोनों लाइनें जो है वो बराबर होंगी। 16 नंबर के ऊपर के लेटरल की जो ग्रूव है वो हमने इस दफा 3 इंच जो है वो डिसाइड की है। पिछले साल हमारी 1 या 1.5 इंच होती थी, तो उसमें कुछ जगह के ऊपर पानी जो है वो नीचे भी बेड से नीचे उतर जाता था फरो के अंदर, तो उससे फिर क्रैक भी आ जाते थे, फिर उससे पानी भी ज़ाया होता है, खाद भी ज़ाया होती है, और ग्रीनिंग का भी उसके अंदर जो वो मसले मसाइल आते हैं। जो 17वां नंबर है कि खेत के दोनों मत्थों के ऊपर जो हमारे इजाफी बेड बनते हैं उनको अलग से लेटरल हम देंगे। पिछले साल कुछ जगह के ऊपर लेटरल जो है वो अलग से नहीं दी गई, सिर्फ वही जो पीछे जो लेटरल आ रही थी वही उसी को बढ़ा के आगे मत्थे की तरफ जो है वो ले जाया गया, लेकिन उसमें दरमियान में कुछ स्पेसेस बच जाती हैं जहाँ पे सही तरीके से पानी नहीं पहुंचा, नमी नहीं पहुंचती, तो वहाँ पे उगाव जो है वो भी मुतासर होता है और वहाँ पे पैदावार भी कम आती है, क्योंकि इसमें एक एक पौधा जो है वो आपकी पैदावार के अंदर जो है वो इजाफा कर रहा होता है। अगर उसका एक पौधा कम है तो एक पौधे की पैदावार कमी का बायस बनती है। तो इसमें हमारे मत्थों के ऊपर कम से कम 1.5 से 1.5 टन जो है, जो लाइनें होती हैं हमारी वो 1.5 टन पैदावार जो है उससे कम हो रही होती है अगर हम उसको सही तरीके से इरिगेशन नहीं देते।
जो 18वां पॉइंट है कि आलू लगाने के 36 घंटे के अंदर अंदर हमने पहला जो सर्ज इरिगेशन जिसको हम कहते हैं, पहला पानी हमने लगा देना है, ताकि हमारी फसल का उगाव जो है वो मुतासर ना हो। पिछले साल कुछ जगह के ऊपर हमने देखा 4 से 5 दिन तक भी जाके जो है वो पानी लगा, और ऐसी जगह के ऊपर कहीं पे कोई मसला जो है आ जाता है, कोई सिस्टम के अंदर मसला होता है या कोई और प्रॉब्लम होती है, एक जगह के ऊपर जो नया सिस्टम लगा हुआ था तो जिम्मेदार के पास जो है जो कनेक्शन था वो बिजली का कनेक्शन ही अभी तक नहीं पहुंचा था। तो ऐसे मसाइल से बचने के लिए हमने पहले सारी चीजों को चेक कर लेना है। तो 36 घंटे के अंदर अंदर हमने पहला पानी जो है वो लगा देना है, और काश के वक्त बाद वक्फे वक्फे से पानी हमने लगाना है, ताकि जमीन जो है साथ साथ उसको जज़ब करती जाए। और सिस्टम 10 मिनट जो है फी जोन के हिसाब से चलाना है, इससे ज्यादा नहीं चलाएंगे। अगर इससे ज्यादा चलाते हैं तो पानी जब बेड से नीचे उतरता है, उससे क्या होता है कि बेड के अंदर जो वो क्रैक्स आते हैं, और वो बेड जो है वो एंड तक जो है वो मसाइल का सामना उसको करना पड़ता है। 20वां पॉइंट है कि पानी जर्मिनेशन इरिगेशन मुकम्मल करने के बाद 15 से 20 मिनट तक जो है वो रोजाना हमने चलाना है। इससे कम भी नहीं चलाना है, इससे ज्यादा भी नहीं चलाना। जमीन को वतर हालत के अंदर जो है वो रखना है, और कोशिश करनी है कि बेड से नीचे पानी ना उतरे, और इतना कम भी ना लगे कि पानी जो है वो पौधों की रिक्वायरमेंट जो है पूरी ना हो रही हो। तो ये दोनों चीजों को हमने मद्देनजर रखना है। तो पानी जो दियो गया जो शेड्यूल होंगे, जो स्केजुअल हम आपको देते हैं इरिगेशन का, फर्टिगेशन का, उसके मुताबिक हम कोशिश करेंगे कि उसके मुताबिक हम पानी लगाएं। और 22 नंबर का जो पॉइंट है, अच्छे उगाव और बेहतरीन पैदावार के लिए खादों की तजवीज़ करदा जो शेड्यूल के मुताबिक हम भाई साहब NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस जो पोटाश फी एकड़ हम कितनी देंगे कि 119 किलो हमने नाइट्रोजन फाइनल की है, 69 किलो फास्फोरस हमने फाइनल की है, और 50 किलो हमने पोटाश फाइनल की है। अब 119 किलो को अगर हम DAP और यूरिया की बैग्स के अंदर अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो बेसल के अंदर एक बैग हमने DAP का डालना है, और बाकी जो हमारी फास्फोरस और नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन यूरिया तकरीबन हमारे आएंगे इसके अंदर 3 से 3.5 बैग आएंगे। तो 3 से 3.5 बैग किसी जगह के ऊपर अगर हम MAP यूज करेंगे तो 4 बैग भी आएंगे। तो 3 से 4 बैग हम यूरिया के देंगे, एक बैग DAP का, और एक बैग चीता पोटाश जो 50 kg वाली हमारी पोटाश है, जो कि जमीन की तैयारी के अंदर देंगे। बाकी जो फर्टिगेशन होगी हमारी, सोलो पोटाश 2 बैग 25 kg वाले, ये फर्टिगेशन के थ्रू हम देंगे। एक 50 kg वाला SOP नीचे जमीन की तैयारी में, और 2 सोलो पोटाश फर्टिगेशन के थ्रू। इसी तरह बाकी नाइट्रोजन और फास्फोरस जो बचेगी हम कोशिश करेंगे यूरिया और MAP की फॉर्म के अंदर हम दें, मानो अमोनियम फास्फेट के नाम से, जोरावर के नाम से एंग्रो की जो जैसे खाद है, जिसके अंदर फास्फोरस जो है वो ज्यादा है, तो वो वाली खाद उसका फर्टिगेशन हम बना के देंगे, वो हम इसके अंदर जो इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ये लगाने के बाद फौरन 36 घंटे के अंदर अंदर हमने सर्ज इरिगेशन जो वो शुरू कर देनी है, और कोशिश करना है कि पानी बेड के ऊपर ऊपर है। एक प्लाट को हमने 10 से 15 मिनट 20 मिनट हमने दिया है, फिर उससे अगला जोन जो है वो ओपन कर देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट, फिर ऐसे चलते जाएंगे, और दोबारा ताकि वापसी के ऊपर हमारा फिर से जो उस जोन को हम शुरू करेंगे। एक ही जोन को लगातार मुसलसल नहीं चलाएंगे, ताकि पानी जो है वो बेड से नीचे ना उतरे। अगली तस्वीर के अंदर मैं दिखाऊंगा, जैसे ये यहाँ पे सर्ज इरिगेशन जो है ये हमने की, ये बेड के ऊपर सिर्फ बेड जो है वतर कंडीशन के अंदर हमने रखना है, और कोशिश करनी है कि जब तक हमारी उगाव मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक इसको बेड को जो है वतर हालत के अंदर ही रखना है। बहुत ज्यादा पानी भी नहीं देना और इसको ड्राई भी नहीं होने देना। कोशिश करनी है कि जैसे यहाँ पे बेड के अंदर कहीं पे पानी नीचे जो है नहीं उतरा हुआ, तो ऐसे ही कोशिश करनी है हमने कि बेड के सिर्फ वतर हालत के अंदर रखना है, नीचे पानी जो है एक्स्ट्रा भी नहीं लगाना और कम भी नहीं लगाना। लास्ट जो हमारे ये 6 पॉइंट्स हैं कि हमेशा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पानी के थ्रू जो भी हम खादें देंगे, मुकम्मल हल पजीर खादें हम यूज करेंगे, जैसे MAP, यूरिया, सोलो पोटाश। तो फर्टिगेशन के थ्रू सिर्फ इन 3 खादों को हम कोशिश करेंगे कि अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर दूसरी खादें हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे फिल्टर भी चोक होते हैं, ड्रिपर भी हमारे चोक होते हैं, और उनकी अफादियत जो है वो भी कम होती है, क्योंकि हल पजीरी कम होती है उनकी। 24 नंबर के ऊपर, जिन दिनों के अंदर कोरा पड़ने का इम्कान होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उन रातों के अंदर पानी जरूर लगाएं।
और टैकामेन मैक्स जो अमाइनो एसिड है, इसका स्प्रे जो है उन दिनों के अंदर ज़रूर करें, ताकि उसके अंदर, उससे क्या होता है कि क्रॉप के अंदर इम्यूनिटी आती है, क्रॉप को ताकत मिलती है। खुराक क्योंकि उसको जब पूरी होगी तो पौधा जो है वो ताकत के अंदर होता है, तो उस वक्त उसको कोरे का जो, जिसको हम फ्रॉस्ट इंजरी कहते हैं, उसका असर जो है वो कम हो जाता है। और हमेशा गर्म ऋतु दिनों के अंदर और ठंडी रातों के अंदर, यानी कि जिस वक्त दिन गर्म हो और रातें जब ठंडी हों, स्पेशली फरवरी के अंदर जो है ये आते हैं, तो उन दिनों के अंदर जो वो झिलसाव की बीमारी क्योंकि ज्यादा लगती है, तो उन दिनों के अंदर बाकायदगी से हमने अपनी फसल का मुआयना करना है, ताकि हमारी पैदावार जो है वो मुतासर ना हो। और बर वक्त कोई भी अगर कोई फंगस का प्रॉब्लम आ रहा है, लाइट का मसला आ रहा है, तो फौरन हमने फंजीसाइड का स्प्रे, जैसे चैंपियन है, कैप्टनाजोल है, तो इनका बाकायदगी के साथ स्प्रे करते रहना है। इसका जो सही जो दौरानिया होता है वो 5 दिन होता है। 5 दिन तक जब आपने फंजीसाइड का स्प्रे कर दिया, तो 5 दिन तक आपकी फसल जो महफूज है। और अगर मौसम ठीक है तो 7 दिन तक जा सकते हैं, 7 दिन से आगे जो है वो बिल्कुल ना जाए। जब 7 दिन से आगे दौरानियां बढ़ाते हैं तो फिर हमें कोई ना कोई बीमारी, फंगस की कोई भी फफूंदी वाली जो बीमारी है वो आ सकती है। 27 नंबर के ऊपर के जमीन को वतर हालत में रखना है, आलू की पुटाई तक इसको पानी लगाते रहना है। दूसरा, फ्लड के अंदर हम क्या करते हैं कि 10-15 दिन पहले पानी बंद कर देते हैं, लेकिन ड्रिप के अंदर ये बिल्कुल ऐसे हम नहीं करते। इसको हम आखिरी दिन तक इसको हम कोशिश करेंगे, पानी लगाएंगे, क्योंकि जब जमीन वतर हालत के अंदर रहती है तो उसकी जो पुटाई होती है वो आसान हो जाती है, उसमें बड़े बड़े ढेले नहीं बनते। पिछले 2 सालों में, 3 सालों में हमने ये देखा कि जिस वक्त पानी हम लगाना छोड़ देते हैं, आखिरी 10 दिन उसको खुश कर देते हैं, तो पुटाई के अंदर जो वो बहुत मसले, जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, रोड़े बड़े बड़े बनते हैं, आलू जमीन के अंदर नीचे रह जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमने आखिर तक पानी लगाते रहना है। और जिस वक्त हम लेटरल्स को इकट्ठा करें, जब उनको रोल बैक करें, तो उससे पहले हमने एसिडिफिकेशन जरूर करनी है। जो हमारी टीम आती है उससे पहले वो आपके सिस्टम को जो है वो एसिड के थ्रू, सल्फ्यूरिक एसिड मंगवा लेते हैं, तो उसके थ्रू जो है वो क्लीनिंग करते होते हैं पानी के अंदर मिक्स करके। तो वो हम जरूर करेंगे। करने के बाद फिर लेटरल को रोल बैक करके महफूज करेंगे, ताकि उसके अंदर किसी किस्म की चोकिंग ना आए, अगले साल के अंदर हमें किसी मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो ये जर्मिनेशन तक हमने इसको सर्ज इरिगेशन जो है वो देते रहना है। अगर हमारी जर्मिनेशन अच्छी होगी, बर वक्त जर्मिनेशन होगी, तो फसल का आगाज जो है वो शानदार होगा, तो इंशाल्लाह हम अच्छी भरपूर फसल जो है वो ले पाएंगे। तो ये सीधा सीधा जो है ये पॉइंट्स हैं जिनके जिनके ऊपर अमल करके हम अपनी पैदावार को भरपूर लेके जा सकते हैं। और यही हमारे आज के जो आपसे डिस्कस करने के लिए पॉइंट्स थे, कि आने आने वाले दिनों के अंदर, आगे 5-7 दिनों के अंदर जो वो मौसम जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो हम आपके साथ प्लान भी अपना शेयर कर देंगे, आपके ज़मीन की तैयारी को देखते हुए। और ये कब से हम सोइंग जो है वो शुरू कर रहे हैं, जिस वक्त टेम्परेचर हमारा, और कोशिश करनी है जब आलू को हम बाहर निकाल के रखेंगे साए के अंदर, कोशिश करें कि पिछले टाइम के अंदर अर्ली सोइंग अगर हम करने जा रहे हैं, तो पिछले टाइम के अंदर हम इसको सोइंग करेंगे या रात के वक्त करें, ताकि आलू का जो ट्यूबर का जो टेम्परेचर है और ज़मीन का टेम्परेचर है उसके अंदर मुताबिकत हो। जिस वक्त ज़मीन का टेम्परेचर हाई होता है और जो हमारे बीज है उसका टेम्परेचर कम होता है, तो फिर उसके अंदर जो वो फटने के, रप्चर होने के, पटाखा जिसको हम कहते हैं कि पटाखा मार गया, वो वाले मसाइल जो है वो ज़्यादा आते हैं, उस पर जर्मिनेशन जो है वो कम होती है। तो ये आज के हमारा आपके साथ जो है वो डिस्कस करने का ये सारा सेशन था। तो अभी आप दोस्तों के जो क्वेश्चन होंगे तो उनको हम एड्रेस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल मालिक शेख साहब, जो कि 40-45 साल का उनका फील्ड का तजुर्बा है, तो वो इसको क्वेश्चन आंसर सेशन को जो है वो लीड करेंगे। आप माविश, अप टू यू। Thank you so much, Irfan. I found the presentation really helpful and आपने बहुत ही elaborate और बहुत ही अच्छे तरीके से सबको ब्रीफ किया। और इनफैक्ट जो आपकी चेकलिस्ट थी, जो डूज एंड डोंट्स पॉइंट्स थे, वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगी कि आपने बिल्कुल एक क्रिस्प मैनर में सारे पॉइंट्स की सबको याद दहानी करा दी। सबके लिए याद रखना, उस पे उस चेकलिस्ट को चेक करना कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे, बहुत आसान है। थैंक यू सो मच। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। आपको जैसे मैंने पहले ब्रीफ किया था, आप लोग 2 तरीके से हमसे सवालात पूछ सकते हैं। चैट विंडो में टाइप करके पूछ सकते हैं, या आप हैंड रेस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं।
जब आप हैंड रेस यूज करेंगे तो हम आपको एक एक करके अनम्यूट करेंगे और आप अपनी आवाज में सवाल पूछ सकेंगे। अभी अगर मैं क्वेश्चन आंसर विंडो देखूं तो हमारे पास 2 सवालात हैं, तो पहले हम वहां चलते हैं। ऑल राइट, सबसे पहला हमारे पास सवाल है, अनोनिमस कोई लॉगिन हुआ हुआ है तो हमें नाम नहीं आ रहा, हमारे सामने आपका नाम नहीं है, लेकिन इनका सवाल है क्या 50 kg वाली पोटैश फर्टिगेशन के लिए फर्टिगेशन के थ्रू दे सकते हैं? क्या, प्लीज रिपीट इट। क्या 50 kg वाली पोटैश फर्टिगेशन के थ्रू दे सकते हैं? देखें, पोटाश 50 kg वाली 2 किस्म में आ रही है। एक तो MOP है जिसे म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं, वो ऑलमोस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, जो उसकी फार्मूलेशन है वो अगर क्रिस्टल फॉर्म में है तो वो हल हो जाती है, वो भी दे सकते हैं। और दूसरी आ रही है SOP। SOP भी डिफरेंट फार्मूलेशन में आ रही हैं। ट्राई टू हमें ये करना चाहिए कि वो जो फार्मूलेशन अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में है तो वो क्रिस्टल फॉर्म वाली SOP हम दें तो वो पानी में हल हो जाती है और उसके ज़रिए हम दे सकते हैं, थ्रू फर्टिगेट कर सकते हैं पानी में हल करके। ऑलराइट, थैंक यू मालिक साहब। अगला इसमें सवाल है मैं ऐड करता चाहूँ भावेश, जो इनका क्वेश्चन था कि 50 kg वाली पोटाश, आमतौर पे नॉर्मली जो मार्केट के अंदर जो 50 kg के अंदर जो पोटाश है वो मोस्टली जो है वो सॉलिबिलिटी उनकी कम होती है, तो इसलिए हम उसको रिकमेंड नहीं करते फर्टिगेशन के थ्रू देना। मोस्टली क्या करती हैं कि वो आपके ड्रिपर्स को चोक कर देती हैं, तो इसलिए 25 kg के अंदर जो इम्पोर्टेड जितनी भी पोटाश आ रही हैं वो सॉल्युबल होती हैं, सोलो पोटाश है जैसे, तो ये फर्टिगेशन के थ्रू देनी चाहिए। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। मालिक साहब, आप कुछ ऐड कर रहे हैं? जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या मैं आगे चलूं? नहीं, उसमें बेसिकली जो इरफान साहब ने कहा है वो सही है, लेकिन हमें देखना ये चाहिए कि कहीं कास्ट इफेक्टिवनेस भी हमें कीप इन माइंड। मुझे पता है कि जो SOP आ रही है बाहर से वो असल में फोलियर ग्रेड SOP है एंड इट्स वेरी कॉस्टली, इसलिए वो हम ज़रा थोड़ा सा बेहतर तो है वही करें, लेकिन कास्ट बढ़ जाती है। अगर 50 kg वाली जिसको हम ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र कहते हैं, अगर वो हल हो सकते हैं इजीली तो दैट इज आल्सो वेल एंड गुड। ऑलराइट, अगला सवाल है हमारे पास गजनफर का। ये पूछ रहे हैं व्हाट वाज द एवरेज लास्ट ईयर average yield, probably he wants to say what was the average yield last year on drip irrigation. Do drip irrigation enough to avoid frost? देखें, इसमें इनके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला मैं जवाब देना चाहूँगा कि हमारे पास नियर अबाउट लास्ट ईयर 125 फार्मर्स थे, और जो पिछले पुराने फार्मर्स थे उनमें आप उसको कैटेगराइज कर सकती हैं कि हमारे काफ़ी फार्मर्स जो थे जो कि उनकी जो फ्लड इरिगेशन से एवरेज तकरीबन 1 से 1.5 टन इजाफा था, उसमें 12-13 लोग थे। कुछ एट पार थे फ्लड इरिगेशन के बाद, और कुछ जो नए आए थे वो उनकी जो है ना कहीं कम थी। उसमें एक फैक्टर नहीं था कि सिर्फ इट वाज ओनली ड्रिप इरिगेशन, इट वाज टाइम ऑफ प्लांटिंग भी काउंट कर रहा था। जो जितने हमने लेट प्लांटिंग की है वो ख़ास तौर पे अक्टूबर एंड में और नवंबर में उनकी यील्ड हमें कम आई है, और एज कम्पेयर टू फ्लड जब उनसे कंपेयर करते हैं। लेकिन एज ए ओवरऑल अगर हम इसको देखें, अगर हम सही टाइम पे कर लें और सारी चीज़ें हम इनको कंसिडरेशन कर लें, तो हमने जो डाटा लिया है डेफिनेटली 1 से 1.5 टन का यील्ड में इजाफा है। दूसरा जो सवाल है कि फ्रॉस्ट का बेसिकली पहले हमें फ्रॉस्ट की जो एक टेक्नोलॉजी या टेक्निक या तरीकाकार समझना चाहिए। वो तरीकाकार ये है या थ्योरी ये है कि सारा दिन ज़मीन जो है वो जज्ब करती है, अपना हीट जज्ब करती है, और रात को वो हीट ओमिट करती है।
जब जीरो लेवल से नीचे आ जाता है तो जो नीचे वाली हीट ऊपर जाती है, ऊपर वाली कोल्ड ऊपर से नीचे आती है, तो वहां पे ये अपना एक बर्फ सा फ्रास्ट बन जाती है जिसको हम कहते हैं, और वो फ्रास्ट ऑटोमेटिकली वो बनती ये है जो पत्तों के ऊपर हमारे ज़रात होते हैं वो बन जाते हैं, अपना बर्फ बन जाते हैं और वो उस टोमोटा को बंद कर देते हैं, और जिस वजह से अपना एरेशन ना होने की वजह से पौधे मर जाते हैं। तो उसका नॉर्मल 2-3 तरीके हैं कि आप पानी का ऊपर स्प्रे करें और डस्ट के पार्टिकल्स को साफ कर दें, और इस तरह पानी का एक जो है ना वो सरफेस जो है वो गर्म रह जाती है, डस्ट पार्टिकल भी हट जाते हैं। दूसरा ये है कि अमूमन लोग पानी लगाते हैं, क्योंकि जो पानी नया लगता है पानी वो उसमें उसका टेम्परेचर हाई होता है और वो उस तरह फ्रास्ट जमता नहीं है, या नीचे से ज़मीन से जो गर्मी उमिट नहीं होती। तीसरा, अमूमन ये बागात के लिए लोग ये करते हैं कि उसमें आपने देखा होगा कि उसमें धुआं लगा देते हैं और वो एक लेयर सी जमा कर देते हैं अपने बागात के ऊपर, और उसमें ये नीचे वाली लहरें और ऊपर वाली लहरें मिलती नहीं हैं, जिसकी वजह से वो फ्रास्ट का इम्पैक्ट होता नहीं है, फ्रास्ट पड़ती नहीं है। ये तो मैंने थ्योरी बताई है आपको, और थोड़े से जो हमारे लोकल जो लोग रेमेडीज करते हैं या जिसका एहतियात करते हैं, और हम इसीलिए मेरे ख्याल में इरफान साहब ने और हमने ये रिकमेंड किया है कि हम लेट नाइट पानी लगाएं, रात को पानी लगाएं, ताकि पानी वो गर्म होगा। और हमने लास्ट ईयर अपने इम्पैक्ट स्प्रिंकलर का तजर्बा भी किया था, और वो उसने हमने रात में चलाए थे वो, जिसकी वजह से एक तो सरफेस जो नेकेड सरफेस थी जो जिसके ऊपर पानी नहीं लगा हुआ था वो भी वेट हो जाती है, और दिन के अंदर वो पानी अपना हीट एब्जॉर्ब नहीं करती और रात को हीट उमिट नहीं करती। और दूसरा ये है कि वो पत्तों की जो सरफेस है उसको वॉश कर देती है, और वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते। अगर फ्रास्ट पड़ती भी है तो वो एज ए बर्फ के जो है ना कंकर नहीं बनते, और वो स्टोमोटा को बंद नहीं करते, और पानी अपना इस तरह पता एरेशन होती रहती है, और उसमें मसला जो है ना पौधे का खराब नहीं होता। ऑलराइट, थैंक यू। इसके बाद हमारे पास एक हैंड रेस दिख रहा है हमें, आई थिंक नवीद थे और इन्होंने हैंड रेस किया हुआ था, लेकिन शायद अभी ये टेम्परेली डिस्कनेक्ट हो गए बिकॉज आई कांट सी हिम। हमारे पास चैट विंडो में 2 सवालात हैं, हम इनको इतने एड्रेस कर लेते हैं। नवीद, अगर आप दोबारा लॉग इन हो तो प्लीज आप दोबारा हैंड रेस कर सकते हैं, हम आपको बोलने का मौका देंगे। अच्छा, चैट विंडो में हमारे पास सवाल है जुनेद हसन का। ये कहते हैं, सर आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट द इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ पोटैटो फॉर होल क्रॉप। दैट्स मोर लाइक अ कमेंट। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है हमने कैलकुलेट करके जो इरिगेशन का स्केड्यूल बनाया है वो ऑलरेडी हमने कम्युनिकेट किया हुआ है और हम कम्युनिकेट करते हैं। और बिफोर जो भी हम प्लांटिंग से पहले अपने तमाम फार्मर्स को, अपने तमाम दोस्तों को बता देते हैं कि इरिगेशन रिक्वायरमेंट डेफिनेटली प्लस माइनस ये इसकी है 85 to 100 क्यूबिक मीटर। और उसके बाद अगर हम टोटल देखें, अगर 750 बनती है अप टू प्लांटिंग अप टू हार्वेस्टिंग, तो ओवरऑल अगर 100 निकाल दें तो हम 450 से लेके 500-550 तक, 600 तक भी हम जाते हैं। तो ये उसकी टोटल रिक्वायरमेंट है आपकी। आई थिंक जुनेद ने अपना सवाल नीचे फर्दर इलैबोरेट भी किया हुआ है, उन्होंने नीचे दोबारा टाइप किया हुआ है जिसमें ही सेइंग प्लीज गाइड अस अबाउट द इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग द इमर्जेंस पीरियड एंड ग्रोथ पीरियड। दोबारा इन्होंने नीचे अपने सवाल को इलैबोरेट किया हुआ है जिसमें ये कहते हैं, प्लीज गाइड अस अबाउट द इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप during emergence period and growth period and overall total requirement। देखें, ये जो भी सारा सिलसिला है इसको मेरे ख्याल में
हमने जो जर्मिनेशन है 15 से 20 दिन या 22 दिन में मुकम्मल हो जाती है। उसमें मैंने जैसे बताया है कि नियर अबाउट 90 क्यूबिक मीटर की हमारी रिक्वायरमेंट है, उस वक्त तक हमने रिकॉर्ड किया है। देन जब प्लांट ग्रो करता है उसके मुताबिक हम पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ाते जाते हैं, फिर पीक के ऊपर ये ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग ट्यूबराइजेशन। आफ्टर ट्यूबराइजेशन से यू कैन से अबाउट 80-85 डेज के बाद वो पानी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो ओवरऑल जो इसकी रिक्वायरमेंट है 700-750 क्यूबिक मीटर हो, तो तकरीबन आप इसको कह सकते हैं कि 600 क्यूबिक मीटर है। और अकॉर्डिंग टू स्टेज एट द मोमेंट आई कांट टेल यू, बट मे बी के वी कैन कैलकुलेट इट। जो हमारा स्केड्यूल बना हुआ है उससे हम इसको इरफान साहब विल काइंड इनफ के भाई कौन से आफ्टर 30 डेज में हमने कितना दिया, 40 डेज में कितना दिया, लेकिन ये हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक थंब रूल है पोटैटो की इरिगेशन रिक्वायरमेंट, या जिसको हम कहते हैं कि इसका पोटैटो कभी भी जो है ना 65% इसका मॉइस्चर मेंटेनेंस चाहिए एट इन द क्रॉप। ऑलराइट, हमारे साथ एक अटेंडी है नवीद, जो काफी कुछ देर पहले भी इनका हैंड रेज हुआ था। मैं इनको मौका दे रही हूँ बात करने का। नवीद, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल अपनी आवाज में पूछ सकते हैं अब। नवीद, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आई थिंक नवीद फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। हमारे साथ हैं गजनफर और ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं। गजनफर, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरा सवाल इज रिगार्डिंग फ्रॉस्ट अगेन, और मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इन केस ऑफ फ्रॉस्ट क्या ड्रिप इरिगेशन इज एनफ और हमें फ्लड वाटरिंग भी करना पड़ेगी? थैंक यू वेरी मच गजनफर साहब। हम फ्लड वाटरिंग के ऊपर हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, और हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि इसका जो पानी है, पहले अगर हम 15-20 मिनट दे रहे थे तो इसको हम घंटा चला रहे हैं और उसकी टाइमिंग चेंज कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसकी पानी की शावरिंग हो जाए तो दैट इज़ बेस्ट। जैसे कि हम स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम या हमारे इम्पैक्ट स्प्रिंकलर हैं उनसे करें। तो इसकी पहले मैंने थोड़ी सी गजनफर साहब डिटेल में बताया है कि वाई वी गो फॉर शावरिंग। उसकी रीज़न यही है कि हम पानी जो भी हमें थ्योरीज या प्रैक्टिकल चीज़ें मिली हैं फ्रॉम आर्चेड और यहाँ से भी, कि हम इसकी जो लीफ की जो सरफेस है वो वॉश करना चाहते हैं, उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स को हम वॉश करना चाहते हैं। बेसिकली these are the dust particles which create the problem. All right, thank you. Naveed, I can see your hand raised again. आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी महविश, मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक ये है कि जो आपका लेटरल आप बता रहे हैं कि एक आप 4 फुट लेटरल टू लेटरल पे कर रहे हैं ट्रायल और दूसरा 4.5 फुट पे, इन दोनों में जो प्लांट पॉपुलेशन डिफरेंस है वो कितना आता है? और सेकंड ये आवाज कट गई है, नहीं आ रही जी। नवीद, आपकी आवाज अभी हमें नहीं आ रही है। आप हमें सुन सकते हैं? फ्लड इरिगेशन पे, जबकि कहा गया है आपकी फर्टिक बल्कि इससे ज्यादा कर्टेल करता है। नवीद, आपको अपना दूसरा सवाल दोहराना पड़ेगा। हमने आपका दूसरा सवाल क्लियरली नहीं सुना। प्लीज अपना दूसरा सवाल दोहराइए।
जी महविश, मेरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये था कि जो फर्टिगेशन स्केड्यूल रिकमेंड किया है अभी वेबिनार में आपने पोटैटो के लिए, वो ऑलमोस्ट वही है जो कि फ्लड इरिगेशन सिस्टम के लिए फार्मर यूज करता है, जबकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो अबाउट 40% एंड समटाइम मोर देन 40% फर्टिगेशन कॉस्ट को कर्टेल करता है कि ये मोर एफिशिएंट है। लेकिन अगर हमने सेम फर्टिगेशन यूज करनी है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे भी, तो देन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हुई इन केस ऑफ फर्टिगेशन? ऑलराइट, थैंक यू नवीन, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। ओके जी, मेरी आवाज सुने? जी जी मालिक साहब, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी अच्छा, मालिक इनके साहब। पहले सवाल का जो है कि नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन जो है हमारा जो पहला हमने जो स्टार्ट किया था 4.5 फुट के ऊपर हमारे 48 बेड बनते हैं और हर बेड के ऊपर हम 2 रोज लगती हैं, तो इस हिसाब से 96 हैं रोज हमारी बनती हैं। और इसमें हम प्लस माइनस 15 से 1600 केजी जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा जो हमने 4 फुट के ऊपर किया था तो उसमें हमारी ऑलमोस्ट 55 टू 56 बेड बनते हैं, तो हमारा नियर अबाउट 112 रोज बन जाती हैं। तो प्लांट पॉपुलेशन पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है, वो उसमें ज़्यादा है और 10 से 15% हमें सीड ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम पहले लास्ट ईयर हमने ट्रायल किया था, इस साल भी हम दोबारा इसके ऊपर ट्रायल कर रहे हैं। हम आए क्यों हैं 4.5 के ऊपर? उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो ट्रैक्टर के जो ऑपरेशंस हैं, ये जो हमारी मशीनरी अवेलेबल है वो एडजस्ट नहीं होती जब हम 4 के ऊपर आते हैं। तो फिर इसी हिसाब से आगे जो हमें प्रॉब्लम आया था, हमारे जो डिगर हैं वो भी एडजस्ट नहीं होते। तो इस साल हमने ये किया है एज ए ट्रायल के ऊपर, हम अपना ट्रैक्टर एडजस्ट करके 4 फुट के ऊपर जो हम करेंगे रो टू रो प्लांट टू अपना लेटरल टू लेटरल 4 फुट के ऊपर, और फिर इसके साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे अपने डिगर को। और ट्रैक्टर एडजस्टमेंट में हम इस साल इसको हम तकरीबन 20 एकड़ ट्रायल पे लगा रहे हैं। और अगर हम इस टेक्नोलॉजी या इस कॉन्फ़िगरेशन को आगे लेके जा सकते हैं ताकि हमें पता चले, और इसमें अगर हमारे यील्ड का इजाफा डेफिनेटली आना चाहिए। अब हम फर्टिलाइज़र पे आते हैं, तो हम बेसिकली जो हमने यूरिया दिया है या पोटाश दी है या फास्फोरस दी है, तो डेफिनेटली हमने उसको उसके साथ कोऑर्डिनेट किया है। और हमने ये देखा है कि नियर अबाउट 119 जो हम बात कर रहे हैं नेट नाइट्रोजन की, तो उसमें ये इन केस ऑफ यूरिया अगर हम देखें तो उसमें डीएपी की भी नाइट्रोजन जो 9% है वो भी शामिल है। तो ऑलमोस्ट हम 3.5 से 4 बैग यूरिया होगा और 2 बैग जो हमारे हैं फास्फोरस के होंगे और 2 बैग पोटाश के होंगे। अब इसमें हम सेविंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एनहांसमेंट की। हम कहाँ से इनको एनहांस कर सकते हैं, इनकी यूज़ एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं। तो हमने ये देखा है जहाँ जहाँ लास्ट ईयर के ट्रायल, इस साल भी हम ट्रायल फिर करेंगे 1-2 जगह के ऊपर, जहाँ जहाँ हमने फ्लड के बराबर हमने दी है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की है, तो हमारी यील्ड 1.5 टन का इजाफा हुआ है। और जहाँ हमने कम दी है वहाँ हमें तकरीबन 1 टन का यील्ड में डिफरेंस आया है, हमारी कम हुई। अब उनका सवाल ये है कि ड्रिप इरिगेशन का क्या फ़ायदा है। ड्रिप इरिगेशन का सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि हम 1 बोरी यूरिया की बचा लें या आधी बोरी यूरिया बचा लें तो ड्रिप इरिगेशन जस्टिफाई करता है, या पानी हम थोड़ा सा बचा लें या 50% बचा लें। मे बी कि दीपाल पर उकाड़ा साइड में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन बाज़ जगह में पड़ता है, और स्पेशली आर्चर्ड में। असल बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ वी कैन एनहांस द यील्ड पर एकड़ इन केस ऑफ टनेज। हमने आधी बोरी बचा के अगर 1.5 टन का हमें या 1 टन का
हमें यील्ड में डिफरेंस आता है या यील्ड कम आती है, तो दैट इज नॉट अ कास्ट इफेक्टिव बेट। कास्ट इफेक्टिव बेट ये है कि अगर हम आधी बोरी या एक बोरी बिजाते हैं, 3,000 की बोरी बिजाती हैं और 1 टन का हमें यील्ड में नेगेटिव हम चले जाते हैं। आजकल आप आलू का रेट देखें, उसमें क्या हालात हैं। अगर हम एक बोरी का इजाफा करके और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके और उसकी जो एफिशिएंसी बढ़ा के अगर हम 1.5 टन के ज़्यादा इजाफा ले लेते हैं यील्ड का, तो दैट इज़ कास्ट इफेक्टिव बेट एंड दैट इज़ द सोल्यूशन। तो हमने इस साल ज़रा चेंज किया है, इसलिए आई डोंट नो कि इज ही सेटिस्फाइड और नॉट। दैट वाज माय क्वेश्चन आंसर। ऑलराइट, थैंक यू मालिक साहब। नेक्स्ट औरंगजेब बदर है हमारे साथ। औरंगजेब, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। औरंगजेब, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, तो आप अपनी आवाज में हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी औरंगजेब, आप सुन सकते हैं हमें? हेलो जी जी औरंगजेब, जी हम सुन सकते हैं आपको, कहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। पहले अच्छा, वालेकुम ये जो अस्सलाम। सवाल अभी नवीद साहब का आया था, उसमें मेरा सवाल उसी से रिलेटेड ये है कि हम ये बात जब कर रहे हैं कि हमारा इसमें इरिगेशन जो ड्रिप इरिगेशन है वो फर्टिगेशन पे इतना इफेक्ट नहीं करते, हमें फर्टिगेशन वही फॉलो करना है जो हमारा फ्लड इरिगेशन पे। तो क्यों इतना फार्मर इन्वेस्ट करे ड्रिप इरिगेशन के ऊपर, उसको फ्लड पे से चेंज करके ड्रिप पे लेके जाए, उसको जब उसने फॉलो नहीं करना, उसका इरिगेशन का इतना मतलब नहीं है, पानी की इतनी बचत नहीं है। पानी जो क्रॉप को चाहिए, जो प्लांट चाहिए, वो हम ड्रिप में भी देते हैं, हम उसको उसमें है थोड़ी बहुत बचत है, लेकिन इतना फर्क नहीं है। जनरली ये कहा जाता है कि ड्रिप इरिगेशन से आपकी फर्टिगेशन एफिशिएंसी बेहतर होती है। इस चीज को थोड़ा सा आप देखें और इसको हमें बताएं इसमें अंदर। जी, थैंक यू। क्या नाम क्या बताया था? औरंगजेब, औरंगजेब बदर। औरंगजेब साहब, थैंक यू वेरी मच। हम उसी के ऊपर मेरे ख्याल में हम स्ट्रेस दे रहे हैं बार बार। हमारा ऑब्जेक्टिव जो हम बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज टू एनहांस यील्ड। अब मैं पहले भी थोड़ी सी और जो फर्टिगेशन है या फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, हम इसकी डेफिनेटली ड्रिप के थ्रू अपना एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि हमारा टारगेट इज टू इंक्रीज यील्ड। और ओवरऑल मेरे ख्याल में हमने ये देखा है कि जहाँ हमारी यील्ड बेहतर आई है, पार आई है, तो हमने सिर्फ 25 से 30% टोटल जो फ्लड में आ रही थी उसका हमें फ़ायदा हुआ है, हमने सेव किया है। तो इस साल ज़रा हम इसको सिनेरियो को चेंज कर रहे हैं और वी आर थिंकिंग कि देखते हैं कि इसमें क्या हम आपका जो हमारा टारगेट है यील्ड का, वो हम अगर इसको आधा बोरी या एक बोरी या 100 टोटल आप कह सकते हैं कि 92 kg या 80+ kg ऑफ नेट नाइट्रोजन से हम अपना टारगेट अचीव हमें करना है। तो यील्ड का इजाफा करना है जो कि फ्लड से ज़्यादा, फ्लड के मुकाबले में। दैट इज़ आवर टारगेट। ओवरऑल हमारा टारगेट एफिशिएंसी, हम डेफिशिएंसी ड्रिप इरिगेशन एफिशिएंसी बढ़ा रहा होता है, लेकिन अगर हम सेविंग पे जाएं तो वो कोई इतनी पर एकड़ कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेविंग नहीं है, लेकिन अगर हम वो डाल दें तो अगर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यील्ड का इजाफा मिल सकता है। दैट इज बेसिक पॉइंट। इसमें मैं थोड़ा सा इसमें ऐड जी जी करूंगा। जैसे मालिक साहब ने कहा कि इस वक्त हम लास्ट ईयर हम भी इसमें फर्टिलाइजर की सेविंग के ऊपर जो है वो हम फोकस हुए थे, और पिछले 2 सालों के अंदर हम फर्टिलाइजर को सेव करने में लगे हुए थे। लेकिन फर्टिलाइजर हम थोड़ी सेव करते हैं और उसका जो यील्ड का इम्पैक्ट है वो शायद ज्यादा होता है। यानी कि हम फर्टिलाइजर सेव करके फ्लड के कंपैरिजन में या थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा यील्ड ले रहे थे। तो हमने अपने आप को इकट्ठे बैठे, हमने सर जोड़े आपस के अंदर, और फिर हमने इस पॉइंट के ऊपर हम कंक्लूड किया कि हमें फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को जो है इम्प्रूव करना चाहिए, कि फर्टिलाइजर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा देके या फ्लड के ऊपर जितनी दे रहे हैं उतनी दें, लेकिन हमारी यील्ड जो है वो
30% जो है वो इंक्रीज आ जाए। तो उस चीज को फोकस करते हुए इस दफा हमने डिसाइड किया है कि फर्टिलाइजर की हम सेविंग नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर हम पूरा देंगे, लेकिन जो यील्ड है, जैसे अगर हम फ्लड की बात करें तो फ्लड के अंदर जो है वो 10 टन अगर 9.5 टन या 10 टन यील्ड आ रही है तो इसके अंदर हम 12 टन यील्ड लेंगे। और लास्ट ईयर हमारे अच्छे जो फार्मर थे उन्होंने 12 टन यील्ड ली, और कुछ ऐसे भी फार्मर हैं जो कि जिन्होंने 13.5 टन तक भी गए हैं। तो इसके अंदर हम मेन हमारा इस दफा जो पर्पस है कि हमने फर्टिलाइजर को पूरा देना है, यील्ड के अंदर जो है इंक्रीज करना है। वो डेप्थ, वो कान को इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, फर्टिलाइजर की उतनी ही क्वांटिटी लगेगी लेकिन उसकी यील्ड बढ़ जाएगी, या यील्ड हम कम कर लें जितनी फ्लड के ऊपर ले रहे हैं, फर्टिलाइजर को सेव कर लें। तो सबसे वाइजेबल ये होता है कि हम यील्ड की इंक्रीज अगर ज्यादा आ रही है, जहाँ पे फार्मर की जेब के अंदर पैसे ज्यादा आ रहे हैं, अगर 1,000 रुपया वो एक्स्ट्रा लगाता है और उसके बदले में उसको 8,000 मिलते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो 8,000 को कम कर ले और 1,000 को सेव कर ले। तो इसलिए हमने फर्टिलाइजर जो है वो डिसाइड किया कि वो हम पूरा देंगे, जो यील्ड है उसको इंक्रीज करेंगे। और सेकंड जो इरिगेशन का है, पानी के ऊपर बात हो रही थी, तो पानी के अंदर 60 से 70% जो है वो सेविंग है, वो डेफिनेटली है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर पानी की इतनी वक़्त नहीं है, कोई वाटर रेगुलेशन नहीं है यहाँ पे। जितना पानी हम अंडरग्राउंड यूज करें या कैनाल वाटर फ्री है, फ्री हमारे पास अवेलेबल है, हम यूज करते हैं। हम पिछले साल के अंदर जितने हमारे ड्रिप इरिगेशन के ऊपर फील्ड थे और जो फ्लड के ऊपर थे, हमने उनका कंपैरिजन किया, उनका पानी, उनकी खाद, हर चीज। तो जो पानी के अंदर जो हमें सेविंग हुई, हम जिस वक्त वाटर यूज एफिशिएंसी या वाटर प्रोडक्टिविटी हमने निकाल दी कि 1 किलो आलू ग्रो करने के ऊपर ड्रिप में हमें 25 लीटर जो है पानी यूज करना पड़ा, और वही फ्लड के ऊपर हम 212 लीटर पानी हम यूज कर रहे थे और उसके बदले में 1 किलो आलू जो है वो ग्रो कर रहे थे। तो इसके अंदर प्रोडक्टिविटी जो है वो डेफिनेटली है, वाटर प्रोडक्टिविटी ड्रिप के ऊपर है, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है, और इस वक्त हमारा जो टारगेट है वो यील्ड को इंक्रीज करना है। और तीसरा एक नवीद साहब क्वेश्चन कर रहे थे प्लांट पॉपुलेशन के ऊपर, जो 4 फुट है और 4.5 फुट है। तो 4.5 फुट के ऊपर तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, और पिछले साल से हमने कुछ प्लाट जो है वो 4 फुट के ऊपर भी लेके आए। तो उसके अंदर हमारे 3,500 से 4,000 प्लांट्स जो है वो पर एकड़ जो वो इंक्रीज कर जाते हैं जिस वक्त हम 4 फुट के ऊपर आते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट के ऊपर है, तो वहां पे हमारे जो है वो 25 से 26,000 प्लांट्स जो है वो पर एकड़ आ रहे होते हैं, और इसके अंदर जो है वो हमारे 30,000 तक चले जाते हैं। तो इसके अंदर 4,000 प्लांट्स जो है वो हमारे एक्स्ट्रा हैं, तो वो डेफिनेटली यील्ड जो है वो भी एक्स्ट्रा है। अब पिछले साल हमने कंपैरिजन के अंदर लगाया, एक फार्मर हमारे कसूर के अंदर थे, हैदर अली, तो वहां पे हमने ये 4 फुट के ऊपर जो है वो लगाया। एक साइड के ऊपर उन्होंने उसी 4 फुट वाले प्लांटर से फ्लड के ऊपर खेलियां निकाली, फ्लड के थ्रू दिया सेम फर्टिलाइजर, और एक तरफ उन्होंने ड्रिप के ऊपर दिया। तो फ्लड के ऊपर उनकी जो है वो 9.25 टन थी, और ड्रिप के ऊपर जो है वो 12.25 टन थी उनकी यील्ड, जो कि उन्होंने पेप्सी को दी। तो इसके अंदर जो वो वाजे जो है वो फर्क है। और फिर भी हम सेविंग कर रहे थे फर्टिलाइजर की, जो नाइट्रोजन 110 केजी फ्लड के अंदर यूज किया उन्होंने, और जो ड्रिप के ऊपर यूज किया वो 79 केजी था। उसके अंदर हमने नाइट्रोजन की सेविंग की, लेकिन अगर हम वो सेविंग शायद ना करते तो हम उसको 13 टन तक लेके जा सकते थे, या 13.25 टन तक हम लेके जा सकते थे। तो ये इसका एक्सट्रैक्ट था जो लास्ट ईयर हमने 4 फुट और 4.5 फुट के ऊपर हमने ट्रायल किया। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एक आखिरी सवाल है हमारे पास वहाब नज़ीर से, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सवाल, ये इस पॉइंट को हम एड्रेस कर चुके हैं, तो प्रॉब्ली हम क्विकली एक चीज़ को दोबारा रीइटरेट कर देंगे। इन्होंने पूछा है, सर हाउ मच यील्ड डिफरेंस ऑफ नॉर्मल एंड HEIS पोटैटो? इसमें क्या माविश भाई, HEIS के पोटैटो में और उसके पोटैटो में कितना यील्ड डिफरेंस आया है? जी जी जी, मैंने पहले भी जरा सारी डिटेल में बताया है। 125 फार्मर्स थे हमारे, 25% जो फार्मर हैं उन्होंने तकरीबन परसेंटेज के हिसाब से आप देखें तो तकरीबन 15 से 20% इजाफा हुआ है उन्हें, कहीं 25% भी इजाफा हुआ है, कहीं 10% भी इजाफा हुआ है, कहीं हम एट पार भी आए हैं और कहीं हम उससे लोअर भी आए हैं। और लोअर आने की रीज़न मैंने बताई, स्पेशली जो कि हमने
अक्टूबर एंड या नवंबर में हमने लगाया, और यहाँ कहीं हमने पानी देर से लगाया, तो ये इजाफा, और कहीं कहीं पे कुछ सीड की भी शिकायत थी, रिपोर्टेड हुई थी। तो ये सारे फैक्टर हैं, और अनफॉर्चुनेटली मैं ये यहाँ पे तमाम दोस्तों से अब आपसे कहना चाहूँगा कि सिर्फ यील्ड अगर कम आई है तो वो सारे फैक्टर वो ड्रिप इरिगेशन पे ऊपर ना डाल दें, और भी इसमें यील्ड के इंक्रीज होने के कंट्रीब्यूशंस के काफ़ी फैक्टर्स और भी हैं। लेकिन बहरहाल अगर जब हम फ्लड से मुकाबला करते हैं तो अगर हम टाइमली और उस हिसाब से हम लगा देते हैं तो डेफिनेटली इसमें 15 से 20% यील्ड में इजाफा है। आप उसको कह सकते हैं कि 1 टन से लेके 1.5 टन तक। All right, thank you Malik साहब, thank you Irfan. I think this is time to sum it up. हमारे पास मज़ीद कोई ओपन क्वेश्चंस नहीं है। जितने भी हमारे अटेंडीज थे, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने अपना टाइम दिया हमें, और हम इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे अपलोड करके आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर देंगे। आपके जो भी कमेंट्स हों, जो भी फीडबैक हो, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और होपफुली इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद आगे भी आप लोगों के साथ इस वेबिनार के फोरम के थ्रू कनेक्ट करे होंगे, मुख्तलिफ क्रॉप्स के बारे में मालूमात लेके आते रहेंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया, मैनेजर एग्रोनॉमी इरफान, आवर कंसल्टेंट मिस्टर मालिक साहब, और थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।